जय हिंद फ्रेंड्स, आप लोग का आपका अपने यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड गैलेक्सी में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए मेरे भाई, ये मेरा अंग्रेजी का ऑफलाइन का प्रोज बुक है, आपको विजेता बैच में प्रोवाइड भी कर दिया गया है। और आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज्वाइन कर लीजिए पहले। और आपको ये विजेता नोट्स प्रोवाइड किए तो वहाँ पर प्रोवाइड कर दिए। इंग्लिश का प्रोज के ऑब्जेक्टिव के लिए यही पढ़ना है। इंग्लिश का बुक का ऑब्जेक्टिव के लिए कहानी वाला पोर्शन के लिए यह पढ़ना है, और पोएम वाला पोर्शन के लिए भी दे चुके हैं ना, पोइट्री वाला के लिए भी। तो इसमें मैंने 4-5 लेक्चर दे दिया है। कुछ लेक्चर कहीं कहीं के कोई चैप्टर समझा रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, सबका प्लेलिस्ट बना दिया गया है, ठीक ना। आप देख लीजिएगा। चलिए मैं इसमें आज मैं लगभग सारे को समझा कर ख़त्म कर देता हूँ, अपलोड कर देता हूँ बहुत ही जल्दी। आपका सेंटअप से पहले पूरी A to Z चीज़ें का सिलेबस एकदम इंड रहेगा, आप चिंता मत लीजिए, ठीक ना। चलिए मेरा पहला चैप्टर शुरू ही करते हैं। आज मुझे देखिए मैं कौन कौन समझा चुका हूँ। इसमें से मैं ए पिंच ऑफ स्नफ समझा चुका हूँ, भारत ही माई होम समझा चुका हूँ, ये मैरिज प्रपोजल समझा चुका हूँ, उसके बाद द आर्टिस्ट समझा चुका हूँ। उसके अलावा हमको लग रहा है द आर्टिस्ट के बाद द अर्थ भी समझा चुके हैं, यानी कि बेंजी वाला को अति सेबी वाला। उसके बाद नटालिया लोमो वाला भी समझा चुके हैं, नानू ककाबे वाला भी समझा चुके हैं, और डॉक्टर जाकिर हुसैन वाला ये खत्म कर चुके हैं। ये 5-4 को आज मैं 5-4 एक लेकर चल रहे हैं, इसको हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक ना। चलिए इसको ध्यान से देखिएगा, मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ और इसको पूरे का पूरे मैं आपको समझा दे रहा हूँ। और ये मेरा छठा है, और इसमें अब आगे इस तरह कंटिन्यू आगे चलता रहेगा। देखिए चैप्टर का नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति। भारतीय सभ्यता और संस्कृति, भारतीय सभ्यता एंड संस्कृति, ठीक ना। सिविलाइजेशन में सभ्यता, कल्चर में संस्कृति। सभ्यता और संस्कृति में पहले अर्थ अंतर समझिए। देखिए हम थोड़ा बात खाली दिमाग से बात करते हैं, और जो चीज़ मेन इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव के लिए यही है। इसके अलावा एक आध ऑब्जेक्टिव अगर हो भी तो टारगेट लगा लेना, इसके पढ़ने के बाद आपको टारगेट लगा लेना है। एक आध ऑब्जेक्टिव एक्स्ट्रा मिले उसको याद रट जाना है, बस यही बात है, ठीक ना भैया। यही याद रखना, ये हमेशा आपके जीवन में काम नहीं देगा, ये एग्जाम भर दे के वैलिड है, ठीक ना। ग्रामर पोर्शन है तो आपको हमेशा जहाँ भी कंपटीशन पढ़िए कोई भी पढ़िए काम देगा। कुछ भी चीज़ एक्स्ट्रा मिले उसको याद कर लीजिएगा टारगेट में, हम यही कहते हैं भाई। थोड़ा दिमाग से लॉजिकल काम करना पड़ता है, बाकी चीज़ आप फिजिक्स केमिस्ट्री इन सब पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, ठीक ना। हिंदी इंग्लिश से कहानी टाइप से रखना, कहानी टाइप से कहानी समझ लीजिए, थोड़ा बहुत माइंड में क्रिएट कर लीजिए, ऐसे ऐसे कहानी था, ऐसे ऐसे ये थी। भारतीय सभ्यता और संस्कृति। सभ्यता क्या है, संस्कृति क्या है, समझिए। खान पान रहन सहन जो होता है ना, ये हमारे संस्कृति के अंतर्गत आता है। हमारे संस्कृति कल्चर क्या है, फेस्टिवल वगैरह ये हो गया। और वो सारी चीज़ें जो पूर्व से हम मानते आ रहे हैं, मनाते आ रहे हैं, या जिस चीज़ों को हम पालन करते आ रहे हैं। अब भगवानों का विश्वास रखना, भगवानों में विश्वास रखना, देवी देवताओं का पूजा करना, बड़े से अपने से बड़े को आदर देना, प्रणाम करना, नमस्कार करना, हमारे भाई ये इसको कल्चर नहीं बोलना अच्छा रहेगा, इसको सभ्यता बोलना अच्छा रहेगा। हमारे सभ्यता रहा है, हमारे पूर्वजों ने किया है। तो जो चीज़ हमारे पूर्वज कर रहे हैं, एक तरह से कृषि खेती विकास भी कर रहे हैं, हम लोग अपना पूर्वज से ही सीखे। हर एक चीज़ तो उससे हम लोग पूर्वज से ही सीखे हैं। हम लोग क्या, हम भगवान थोड़ी नहीं कि डायरेक्ट एकदम भगवान उतार दिया धरती पर सीख लिए। हम लोग भी अपना पेरेंट्स माता पिता, वो अपने माता पिता, वो अपने माता पिता, यानी कि इसी प्रकार तरह से सीखे हैं ना। हाँ यही होता है सभ्यता, ठीक ना। तो यही चीज़ें हैं। तो इससे मतलब ये समझिए कि एक तरह से ना, कि इसमें हमको महात्मा गांधी हमारे भारतीय सभ्यता संस्कृति के बारे में चर्चा किया है, कि हमारा पूर्व के ज़माना में कैसे, हमारा दादा परदादा के समय, उस समय कैसे क्या संस्कृति थी, क्या सभ्यता थी, क्या चीज़ें कल्चर थी, कैसे लोग रहते थे, उन सारी चीज़ों की चर्चा है, ठीक ना। तो चलिए इसका लेखक कौन है, महात्मा गांधी सबसे पहले सबको पता है। और ये क्या है, एस से है, निबंध है। क्या है, एस से है, निबंध है। जन्म सबको पता है 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था, और 30 जनवरी 1948 को मृत्यु हुआ था। माना था इसको इसको महात्मा गांधी जी को नाथूराम गोडसे नाम के व्यक्ति ने मारा था ना। अच्छा, गोली मार दी थी, हाँ। तो देखिए सबसे पहले जन्म 2 अक्टूबर 1869 को, जन्म 30 जनवरी 1948 को। चीफ वीपन, इसका मुख्य हथियार, सबसे प्रमुख हथियार, महात्मा गांधी हमेशा कहते थे कि हम लड़ाई झगड़ों में विश्वास नहीं रखते हैं, शांतिचित के रास्ते पर चलते हैं, और सत्य और अहिंसा के रास्ते को मार्ग को इन्होंने गांधी जी अपनाया। तो सत्य और अहिंसा। और एक चीज़ और पूछिएगा कि भारत ने दुनिया को बल्कि वेस्टर्न मीन्स यूरोपीय जो भी पश्चिमी देश है, उसको भारत ने दुनिया को एक कौन सबसे अच्छा पाठ सिखाया, या दुनिया भारत से क्या चीज़ सबसे बेस्ट चीज़ सीखा, तो वो अहिंसा का मार्ग सीखा। क्योंकि महात्मा गांधी एक जाना माना भाई इंडिया लेवल नहीं बल्कि वर्ल्ड लेवल के व्यक्ति थे। तो वकील भी थे वैसे। तो वो उसके द्वारा जो कार्य किया गया सबसे मेन है ना, सत्य और अहिंसा। इन्होंने सत्य अहिंसा एक लाठी के बल के सहारे चल के
भाई उन्होंने देश के आज़ादी यानी कि लड़ाई में महत्वपूर्ण योगदान दिया, ठीक ना, आपको भी पता है। तो वही है, तो पूछेगा दुनिया को भारत से क्या सीखने को मिला, तो अहिंसा का पाठ, या भारत ने दुनिया को क्या सिखाया, तो अहिंसा का पाठ भी सिखाया। ये भी कभी कभी ऑब्जेक्टिव पूछता है। तो नॉन वायलेंस मीन्स अहिंसा, ठीक ना, हिंसा मीन्स मारपीट झड़प, नॉन वायलेंस मीन्स अहिंसा, शांत चित्त का रास्ता। तो इसका मुख्य हथियार कौन सी गांधी जी का था, सत्य और अहिंसा। क्लियर है। अच्छा, पॉपुलरली नोन एज बापू, सही बात है, लोकप्रियता से इसे हम लोग क्या कहते हैं, बापू कहते हैं या फादर ऑफ नेशन कहते हैं। कहने का मतलब इसे राष्ट्रपिता कहते हैं, और इसे राष्ट्रपिता कहते हैं या बापू कहते हैं, ठीक ना, सबको पता है, राष्ट्रपति ना, राष्ट्रपिता, फादर ऑफ नेशन। अब एक चीज ऐसे याद देखिए क्या कहता है, द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स गुड कंडक्ट। अब ऐसे समझिए, इसको हम ऐसे याद रखवा देते हैं। मतलब क्या है, आप छोड़िए, हम आपको याद है, आपका मतलब से मतलब नहीं है, आपका एग्जाम में क्वेश्चन बनना चाहिए, मतलब ये है, ठीक ना। हम इसको ऐसे याद रखाते हैं, हमको पता है ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएगा, हम ऐसे याद रखाते हैं। महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था, आपको पता है, गुजरात के पोरबंदर में हुआ था ना। महात्मा गांधी जी गुजरात के थे। अब महात्मा गांधी जी नहीं बोल रहे, लेकिन ये बता रहे हैं अपना बात को, कि गुजराती जो सभ्यता थी, गुजराती सभ्यता था, ऐसे आप याद रख लीजिए। देखिए आपको जगह दो ही जगह पूछेगा, या तो कभी ये स्थान खाली कर देगा या कभी गुड कंडक्ट वाला खाली कर देगा। आप ऐसे समझिए कि हम इसको ऐसे याद रखा दिए हैं कि भाई अपना आउटलाइन में, कि गुजरात की सभ्यता क्या है, गुड है, अच्छी है। इस प्रकार अपना याद कराने का तरीका हम बताए हैं कि गुजरात, वास्तव मतलब ये नहीं है, हम बता रहे हैं आपको कि इक्विवेलेंट का मतलब होता है समतुल्य, तुलना, उसके बराबर। हम इसको ऐसे याद रखा दिए, गुजरात की सभ्यता जो है गुड है, गुड कंडक्ट है, अच्छे चीज अच्छे तरीके से संचालित होती है, क्योंकि महात्मा गांधी जी गुजरात के थे, इसलिए स्पेशली उस पर बात वो कर रहे होंगे। तो इस प्रकार हम आपको याद कराए, लेकिन मतलब ये नहीं है, ठीक ना। तो आपको भी यही याद रखना है कि गुजरात की सभ्यता क्या है, गुड है, अच्छे हैं। कभी ये स्थान खाली करेगा, कभी ये स्थान खाली करेगा। आपको याद रखने के लिए ऐसा बोल रहे हैं हम, कुछ चीज़ें अब लॉजिकल लेकर चलना पड़ेगा, कुछ चीज़ें माइंड में बात याद रटाने की कुछ अलग टाइप से याद रखना पड़ेगा, ठीक ना, याद रखना है। गांधी जी चंपारण गए, क्या गए, 1917 में, आपको पता है अप्रैल 1917 में उन्होंने गांधी जी चंपारण गए थे। इसको राजकुमार शुक्ल ने बुलाया था, तो वो गए थे, ठीक ना। क्यों गए थे, तो तीन कठिया प्रणाली जो अंग्रेज ने नील की खेती के लिए आप पढ़े होंगे हिंदी में, ओ सदा नीरा चैप्टर पढ़े हैं ना, जगदीश चंद्र माथुर जी का, जिन्होंने क्या कहते हैं उसे, वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किया था, उन सारे बारे में पढ़े होंगे, वहाँ पर इसका पूरा बताया गया है। तो महात्मा गांधी चंपारण गए थे 1917 में, अप्रैल 1917 में गए थे ना। चलिए अगला कहता है, सिविलाइजेशन हमें ड्यूटी सिखाता है, सही बात है। सभ्यता हमें कर्तव्य सिखाता है, हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, हमें कैसे बड़ों का आदर करना है, हमें क्यों अपमान किसी का नहीं करना, हमें किसी को नीचा नहीं दिखाना है, हमें कैसे एक दूसरे से मिलकर रहना है, हमें कैसे फ्रेंडली पूर्वक रहना है, इस सभ्यता हमारा सिखाता है, ठीक ना। तो सिविलाइजेशन हमें फ्रेंडली पूर्वक रहना सिखाता है और हमारे कर्तव्य को भी सिखाता है, ठीक ना। ये बात को याद रखिएगा, सभ्यता हमें फ्रेंडली पूर्वक रहना सिखाता है और हमारे कर्तव्य को भी सिखाता है। क्लियर है। नथिंग कैन इक्वल टू सीड्स सोन बाय आवर एंसेस्टर्स। महात्मा गांधी जी अपना भाषण अपना स्पीच में, अपना ये जो ऐसे है इसमें लिखे हैं कि नथिंग कैन इक्वल, वो कुछ भी चीज़ बराबरी नहीं कर सकता, द सीड्स मीन्स वह बीज या बिया, सोन मीन्स बोया गया, बाय आवर एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वज, हमारे दादा परदादा, हमारे जो पूर्वजों के द्वारा जो भी चीज़ें का वृद्धि विकास किया गया है, जो भी बीज बोया गया, बीज बोने का मतलब यहाँ पर खेती बाड़ी का नहीं कर रहा, कहने का मतलब बीज बोने का मतलब कोई भी चीज़ें का शुरुआत करना, ठीक ना, कोई भी चीज़ों का विकास करना, जो भी चीज़ें लाए उसका कोई भी आज तुलना नहीं कर सकता। सही बात है, जितना भी चीज़ हम लोग कर रहे हैं उसी के बेसिस पे कर रहे हैं, उसी से सीखे हैं या उसी का देन है सब कुछ, तो वही बात है। तो कहा कि महात्मा गांधी जी कहते हैं कि नथिंग कैन इक्वल, कोई भी चीज़ बराबरी नहीं कर सकता है, वह बीज, द सीड्स, वह बीज, सोन मीन्स बोया गया, आवर एंसेस्टर, हमारे पूर्वज के द्वारा जो सभ्यता का विकास किया गया, जो चीज़ लाया गया, हमारा सभ्यता संस्कृति का जो डेवलपमेंट किया गया, उसका कोई बराबरी नहीं कर सकता। कौन, किसके द्वारा कथी विकास किया गया, हमारे पूर्वज, आवर एंसेस्टर्स, ठीक ना, हमारे पूर्वजों के द्वारा। अब पहले का पता है, गांव देहात के आदमी, अब ये गांव देहात आदमी कहिएगा चलिए शहर रहिए, तो 2 महीना कहती हूँ, 1 महीना में उगता के भाग आएगा, कहे ना ना अच्छा मन लगता है, क्योंकि भाई इसको गांव देहात के खुला वातावरण ही अच्छा लगता है। गाछी में घूमना, इन्हें घूमना, उन्हें उन्हें मचान पर बैठ कर आराम से ताश ताश लड़ा देली, कुछ हो, यानी कि क्या मतलब कि गाँव का खुला वातावरण ही, आज के जो भी चीज़ें है बाबा लोग है उसको कहिएगा ना तो उसको बाहर मन ही लगेगा। तो भाई हम लोग न्यू आदमी, नए आदमी तब ना कहीं सर्वाइव कर लेते, या बचपन से हम लोग रहते रहते थोड़ा सीख गए, लेकिन उन लोग तो साफ
गाँव में रहने वाले लोग थे, तो उसको शहर से बहुत नफरत होता था। तो उसको शहर ना फांसी के फंदा की तरह लगता था, यानी कि लगता था कि घुटन महसूस होता था शहर में। इसलिए वो लोग गाँव में ही रहना, घरेलू जीवन ही व्यतीत करना चाहता रहता था। अब पता है गाँव के आदमी का सबसे अच्छा जीवन यापन का सबसे जरिया कथी हो सकता है, पैसा क्या हो सकता है भाई? एग्रीकल्चर ही होगा, खेती बाड़ी ही ना होगा। और वही बात सबका चर्चा कर रहा है इसमें, कि हमारे एंसेस्टर्स, हमारे जो पूर्वज थे, इंजॉय करते थे होम रूल का, ग्रामीण जीवन का, ग्रामीण नियमों का। पहले गाँव देहात में पर पंचायती सब चलता था, पंच लोग होता था, तो वो तो सब खत्म है, मानवो नहीं करता है केकरो। तो वही बात है। तो पहले जो भी हमारे एंसेस्टर्स थे, हमारे पूर्वज लोग थे, तो वो ग्रामीण जीवन में ही रह के बहुत ही इंजॉय करते थे, खुश रहते थे अपने मनमौजी में। तो होम रूल का उन्होंने आनंद लेता था। कौन? तो हमारे पूर्वज होम रूल का आनंद लेते थे। कभी कभी ई गायब कर देगा, कभी कभी ई गायब कर देगा। तो हमारे पूर्वज लोग किसी का कौन चीज में कौन चीज में रहना संतुष्ट करते थे? गाँव देहातों में रहना संतुष्ट करते थे, और ग्रामीण जीवनों का नियम पालन करते थे। और कौन? तो हमारे पूर्वज, आवर एंसेस्टर्स। क्लियर है? अगला यहाँ पर अगला कहता है, इंडिया ग्लोरी, भारत की जो धरोहर है, डेट इज रिमेन इमूवेबल। लिख कर रख लीजिए, क्वेश्चन इस बार आ सकता है, बहुत ही चांसेस है। याद रखिएगा, कभी कभी ये ई पार्ट देता है, कभी कभी ई पार्ट गायब कर देता है, कभी कभी ई पार्ट गायब, कभी कभी ई पार्ट गायब। ये दो जो पार्ट गायब करता है, हम खुद उसको सर्कल आउट किए हैं। तो देखिए, इंडियाज ग्लोरी, भारत की जो धरोहर है, भारत की जो विरासत है, डेट इज रिमेन, जौ का तौ है, बना है, इमूवेबल है, उससे कोई इधर उधर हिला नहीं सका है। इमूवेबल, मूवेबल का मतलब होता है हिलना। इमूवेबल में जिसे अडिग हो, जिसे कोई हिला ना सके, एकदम स्थिर हो। सही बात है। भारत का धरोहर पुराना, आज भी उसे देखिए, अंग्रेज 200 वर्ष तक गुलाम हम पर किया, फिर भी हम लोग देश का ठीक है नुकसान किया, लेकिन पूरी तरह से कोई बाल न बका कर पाया। ठीक है, तो यही कारण बोला है कि इंडिया की जो ग्लोरी है, धरोहर विरासत है, डेट इज रिमेन, अब चौ का तौ जस का तस बना हुआ है, इमूवेबल है, उसे कोई हटा नहीं सका, उसे अडिग है, उसे कोई हिला नहीं सका, उसे कोई बदल नहीं सका। ठीक ना? तो दोनों में से याद रखिएगा, दोनों वर्ड को। इंडिया की ग्लोरी क्या है, भारत की धरोहर विरासत क्या है, इमूवेबल है, उसे कोई हटा नहीं सका, उसे कोई अडिग है, अब उसे कोई डगमगा नहीं सका। अगला, इटली, इटली में, हाँ, दो वो याद रखिएगा। इटली में गिबन शासन करता था, और इजिप्ट देश है, वहाँ पर पाराहुस। ठीक ना? पाराहुस। अभी हम हाल फिलहाल अभी ग्रेजुएशन में एग्जाम दिए थे सेमेस्टर वगैरह का, तो इसमें भी एक क्वेश्चन आया था, इतिहास से रिलेटेड है, कि इजिप्टी देश में रोम, कहने का मतलब हो गया कि आपको जैसे कि ना, कि कौन देश में कौन शासन था, तो उसमें ये क्वेश्चन था। लेकिन आपको ऐसे याद रखना है कि इस दो वो शासक याद रखिए। जिस प्रकार भारत में इंग्लैंड का शासक था भारत में, तो उस प्रकार से इटली में गिबन शासक करते थे, और इजिप्ट में पारा शासन करते थे। ठीक ना? आवर फॉरे फादर्स, हमारे जो दादा परदादा के दादा परदादा थे, जो हमारे दादा परदादा थे, हमारे जो पूर्वज थे बहुत ही पुराने, डिड नॉट इन्वेंट, नहीं इन्वेंट मीन्स आविष्कार करते थे मशीनरी चीज़ों का। क्यों? बिकॉज मीन्स क्योंकि, दीज वुड हैव मेड, क्योंकि वे जानते थे कि यह हमें बना लेंगे, और मीन्स हम लोगों को लेजी और स्लेव मीन्स गुलामी, हम लोग को या तो आलसी बना देंगे या हम लोग को गुलाम बना लेंगे। सही बात है भाई। कुछ जैसे अब साइकिल, अब जैसे साइकिल की जगह पर मोटरसाइकिल आ गया, आदमी अब पैर चलाना बंद कर दिया भाई। अब उससे ज़्यादा पैर चलाने के बाद तो छोड़ो, अब बस आ गया, आराम से बैठ के जा रहा है, ना पैर चलावे ना देह हाथ चलावे। तो कहे का मतलब, अब जब जिस प्रकार आधुनिक चीज़ों का आविष्कार हो रहा है, अब आधुनिक चीज़ों का आविष्कार हो रहा है, तो उससे क्या है, आदमी गुलामी के, कहे का मतलब मशीनरी चीज़ों का गुलाम बनते जा रहा है। अब हम लोग क्या है, हम लोग डिजिटल अरेस्ट हो चुके हैं, हम लोग मोबाइल से इतना कनेक्टेड रहते हैं कि भाई दिन रात, कहे का मतलब इसके अटैचमेंट में, तो हम लोग डिजिटल, यानी कि मतलब कि डिजिटली अरेस्ट हो चुके हैं, गुलाम। लेजी तो हो ही गए, आलसी हो ही गए। पहले पहले किसी से बात करना, मान के चलो आप कहीं बातों करने जाना है, 200 मीटर की दूरी पर तक कॉल कर लेते हो, कैसे मिलने नहीं जाते बात करने, या फ़ोने पर बात कर लेते कि ना। तो ये चीज़ें क्या हमें आलसी बना देता है, गुलामी बना देता है। तो कहता है हमारे जो दादा परदादा थे, डिड नॉट इन्वेंट पे आविष्कार करते थे, मशीनरी चीज़ों का आविष्कार नहीं करते थे। मशीनरी चीज़ों का क्यों? क्योंकि दिज वुड हैव मेड, क्योंकि वे जानते थे कि हमें बनाता है लेजी और स्लेव मीन्स गुलामी बनाता है, हमें आलसी बना देता है, इसलिए वो अभी मशीनरी चीज़ों का आविष्कार नहीं करते थे। बात क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया? अब अगला, गांधी जी वाज ए स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन। गांधी जी एक आध्यात्मिक नेता थे, बहुत ही, नेता से कहे का मतलब वो कहीं राजनीतिज्ञ से अच्छा, कहीं एक आध्यात्मिक वाले, आध्यात्मिक विचार वाले नेता थे। ठीक ना? कहे का मतलब राजनीतिक वाला व्यक्ति से वो कहीं अच्छा, वो अध्यात्म में भी उसका बहुत विश्वास था, भगवान वगैरह में भी, और नेता तो खैर थे ही वो। ठीक ना? तो याद रखिएगा, गांधी जी वाज ए स्पिरिचुअल लीडर, कहे का मतलब आध्यात्मिक नेता थे। एक राजनीतिज्ञ से बड़ा वो आध्यात्मिक नेता थे। राजनेता का मतलब तो राजनीतिक में
राजनीतिक में अभी अभी राजनीति का मतलब हो गया सीधे घूसखोरी, लूट-पाट वाला नेता, ये हो गया कि ना। लेकिन गांधी जी वैसे नहीं थे, गांधी जी एक नेता से कहीं ज़्यादा स्पिरिचुअल लीडर थे, आध्यात्मिक वाला नेता थे, ठीक है ना। अगला, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ इज रिटन बाय महात्मा गांधी। पूछेगा कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये पुस्तक का नाम है और यंग इंडिया पत्रिका का नाम है। पूछेगा कि भैया माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, सब पढ़े होंगे कि सत्य के साथ मेरा प्रयोग। जब ये सत्य का वर्ड आएगा समझिएगा महात्मा गांधी की बात हो रहा है। कला किसी का एक महत्वपूर्ण हथियार है कथी, सत्य और अहिंसा, और दूसर का इसी का एक बहुत ही फेमस बुक का नाम है सत्य के साथ मेरा प्रयोग, ठीक ना। तो पूछेगा कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ और यंग इंडिया पत्रिका कौन लिखा है, तो महात्मा गांधी लिखा है, ठीक है ना। महात्मा गांधी, दो चीज पुस्तक पत्रिका याद रखिएगा। अगला, द माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड। गांधी जी कहते हैं कि माइंड जो है ना रेस्टलेस बर्ड है, आरामहीन पक्षी है। आरामहीन का मतलब होता है कि जो कहियो आराम न करे, इन्हें उन्हें घूमते रहे बहुत दिन। अब सुतलो है तो सुतलो में सपना देखता है, माइंड भटक रहा है, रहता है कि नहीं, कभी आराम नहीं करता, बहुत दिन माइंड में थॉट कुछ न कुछ आता ही रहता है, इधर उधर इसके बारे में उसके बारे में कुछ न डिस्ट्रैक्ट सोचते ही रहता है। तो माइंड जो है ना अभी रेस्टलेस वर्ड के, तो माइंड का एक आरामहीन पक्षी का मतलब हमेशा उड़ता रहना, इन्हें उन्हें भटकते रहने वाला पक्षी से तुलना किया है गांधी जी ने, ठीक ना। तो माइंड वास्तव में आरामहीन पक्षी की तरह है, सही बात है। माइंड जो है एक रेस्टलेस वर्ड की तरह है, ठीक ना, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको एक ग्रामर का ऑब्जेक्टिव आता है और यहाँ से एक किताब का ऑब्जेक्टिव तय करता है, हम ये बताते कथी है, सुनिए। द मोर इट गेट्स, जो जितना अधिक पाता है, द मोर इट वांट्स, ये उतना और अधिक चाहता है, एंड तब पर भी रिमेन मीन्स फिर भी अनसेटिस्फाइड, असंतुष्ट रहेगा। सही बात है, जो आदमी को जितना मिलता है भाई वो उससे अधिक उससे ऊपर चाहता है और हमेशा भी असंतुष्टि रहता है। आज हमको 10 रुपया मिल रहा है, कल आदमी सोच रहा है कि 100 रुपया कमाए, फिर भी असंतुष्ट, उसके लिए काम करना ही पड़ेगा, जोरदार मेहनत। अगर कोई 100 कमा रहा है, 10,000 पर जाना है तो उसको जोरदार मेहनत करना ही पड़ेगा, कहीं का मतलब असंतुष्टि बना रहेगा। हाँ, तो जिसको जितना मिलता है वो उतना और अधिक चाहता है और फिर भी अनसेटिस्फाइड रहता है, असंतुष्ट रहता है। तो लाइन से बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि द मोर इट गेट्स, जिसको जितना अधिक मिलता है, पाता है, द मोर इट वांट्स, वो उतना और अधिक चाहता है, एंड रिमेन अनसेटिस्फाइड, और हमेशा असंतुष्ट रहता है। अंग्रेज यही नहीं किया भाई, अंग्रेज आया, पहले लात धरा, ओकरा बाद पलथी मारा, ओकरा बाद बैठा, ओकरा बाद पूरा पैर फैलाया, अब उसके बाद अंग्रेज हम लोग पर शासन किए। इसी प्रकार होता है भाई, उसको तंगा मिलता गया, सब कुछ अपना गेन करता गया, धीरे धीरे कमरा बढ़ाते गया, पूरा देश पर राज किया। तो वही बात है। तो वो यही बताएं। और यहाँ ग्रामर का क्या आता है, देखिए, जब दो गो तुलना वाला अगर सेम चीज़ हो ना, अगर इस प्रकार होता तो ऐसे होता, तो इस पर अगर कहें का मतलब अगर जैसे कि मान के चले, अगर कहेंगे हम लोग ऊपर जाएंगे, हम लोग ऊपर जाएंगे, तो हम लोग को अगर कोई ऐसा कहेगा हम लोग ऊपर जाएंगे तो सांस लेने में दिक्कत होगी। तो ये चीज़ें में ना अगर यहाँ पर बात करेंगे ना, तो एक ऑब्जेक्टिव पूछता है आर्टिकल से रिलेटेड, देखिएगा ना, इसमें भी द लगा रहेगा और यहाँ खाली देगा तो यहाँ भी द लगा रहेगा, ठीक ना। ये मोर जो है कंपेरेटिव डिग्री में आया, तुलना के लिए आता है, ठीक ना। तो इसके पहले कंपेरेटिव डिग्री में अगर तुलनात्मक वाला दो गो वर्ड सेम आ जाए तो दोनों को पहले आर्टिकल द लगता है, याद रखिएगा, आर्टिकल द लगता है। वैसे कंपेरेटिव डिग्री में द का प्रयोग होता नहीं है, लेकिन इस केस में होता है, ठीक ना, जब दो गो कंपेरेटिव डिग्री का तुलना वाला बात आ जाए तो, ठीक ना। ये कह रहा है ना कि द मोर इट गेट्स, जो जितना अधिक पाएगा, द मोर इट वांट्स, वो उतना और अधिक चाहता है, जो जितना अधिक पाता है उतना और अधिक चाहता है। क्लियर है, ये बात को याद रखिएगा। चलिए आगे 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 हम देखें, क्या आगे देखते हैं। चलिए अगला ध्यान दीजिए, कि मैसेज को बंद करने दीजिए। चलिए देखिए ध्यान से, अगला कहता है कहने का मतलब कोई भी सेक्रीफाइसिंग इज द सोल एम ऑफ आवर ऋषि। कहने का मतलब कि देखिए, पूरा जमाने में ये जो देश है ना भारत, ऋषि मुनियों का देश, आपको पता है भाई, राक्षस से लड़ना, इधर उधर, पहले पृथ्वी था तो भगवान सब पहले राक्षसों से लड़ के देश, राक्षस पहले कब्जा कर लेता था, बचाता उचाता था। तब आपको इस पेज में याद करवा दे रहे हैं कि भैया जो देश है ऋषि मुनियों के, कहने का मतलब त्यागों का देश है। ऋषि मुनि इसमें बहुत ही ज़्यादा, बहुत बड़ा योगदान दिए हैं, उसके त्याग बलिदान के बदौलत ही देश है, ठीक ना। उसी के देश में उस यानी कि ऋषि मुनि के त्याग के कारण ही आज देश बचा हुआ है। तो वही बता रहे हैं। तो अभी यहाँ पर वही बात को याद रखना है, सेक्रीफाइसिंग द सेम सोल एम ऑफ आवर ऋषि, हमारे ऋषि मुनियों के जो आत्मसमर्पण था, आत्मा से, कहे का मतलब कि कोई भी चीज़ों का त्याग, किसी के प्रति कहे का मतलब कोई भी चीज़ों के प्रति लगाव, किसी के प्रति त्याग है, उसी का देन आज हमारा देश बचा हुआ है। तो इसको ऐसे याद रख लेना है कि इस प्रकार से। अगला सुनिए, आवर एंसेस्टर्स, हमारे जो पूर्वज थे। देखिए इसके बाद और बता देते हैं, हर एक टीचर हर एक चीज़ों के
अपना एक्सप्लेन करने का उसका अलग तरीका हो सकता है, अंततः बात वहीं पर पुगेगा, ठीक ना। ये मत कीजिएगा, आपको बता देते हैं। यूट्यूब है, एक सब आदमी का सबका अपना अलग अलग भेजा दिया हुआ है भगवान, सब अपना अलग थिंकिंग सोचता है। आवर एंसेस्टर्स, हमारे जो पूर्वज थे, डिसऑर्डर्स, दूर रखते थे अस में हमें फ्रॉम लग्जरी एंड प्लेजर, हमारे भोग विलास वाला वस्तु, आराम देने वाला वस्तु से हमारे पूर्वज लोग हम लोग को दूर रखते थे। क्यों? क्योंकि भैया हम लोग आराम जितना देने वाले वस्तु से भाई नज़दीक रहेंगे, हम लोग का आलसी बढ़ेगा, हम लोग काम धाम कम करेंगे, हम लोग बीमार पड़ेंगे, आलसी बन जाएंगे, देश का वृद्धि विकास नहीं होगा। इसलिए आवर इंसेस्टर्स, हमारे पूर्वज लोग डिसऑर्डर में दूर रखते थे, तो खुद दूर रहबे करते थे, प्लस हम लोग को भी दूर रखते थे अस फ्रॉम लग्जरी एंड प्लेजर, आराम देने वाली वस्तु, भोग विलास वाली वस्तु से हम लोग को दूर रखने का प्रयास करते थे, ठीक ना। अगला, लार्ज सिटीज वियर एस नियर, बड़े बड़े शहर, हम उन लोगों को ना, हमारे पूर्वज लोगों को, हमारे एंसेस्टर लोगों को एक फांसी का फंदा लगता था कि भाई घुटन महसूस होता था। सही बात है, क्योंकि गांव उन लोग का गांव में ही रहने में हमेशा रहता है, उन लोग गांव में जीवन बिताना चाहता है, इसलिए उसको शहर थोड़ा सा उटपटांग लगबे करता है। अगला, आवर एंसेस्टर सेटिस्फाइड विद स्मॉल विलेजेज, हमारे जो पूर्वज लोग थे वो छोटे छोटे गाँव में ही रह के बहुत ही संतुष्ट सेटिस्फाइड थे। सही बात है, क्योंकि भाई स्मॉल विलेज में, छोटे छोटे गाँव में, पहले तो अब तो थोड़ा छोटा छोटा गाँव ही मिलकर ना बड़ा बड़ा एक शहर का निर्माण हो जाता है कभी कभी, तो ये बात है। लेकिन पहले हमारे जो पूर्वज लोग थे छोटे छोटे गाँव में ही रहकर संतुष्ट रहते, तो वहीं पर खेती बाड़ी करना उसका सबसे मुख्य पेशा खेती बाड़ी होता था, तो वही सब करके वहीं पर अपन जीवन यापन करते थे। तो वही बताया गया है कि हमारे जो पूर्वज था उसका सब छोटे छोटे गाँव में ही रह के बहुत ही सेटिस्फाइड थे। और द कॉमन पीपुल, जो आम आदमी होता है गांव का, उसका जो सबसे बड़ा ऑक्यूपेशन होता है, उसका पेशा होता है एग्रीकल्चर होता है, खेती बाड़ी होता है, कृषि होता है। सिंपल सी बात है। इंडियन सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता का क्षमता है मोरल बीइंग का विकास करना, नैतिकता का एलिवेट में विकास करना। क्लियर है, याद रखिए, एलिवेट से बनता है एलिवेशन, एलिवेशन का मतलब होता है विकास करना, ठीक है ना। तो ये बात को याद रखिएगा कि द सिविलाइजेशन का क्षमता है, भारतीय सभ्यता का क्षमता है, क्या चीज, भारतीय सभ्यता का पावर है मोरल बीइंग का विकास करना, नैतिकता का विकास करना। नैतिकता का मतलब क्या होता है भैया? नैतिकता का मतलब होता है वह काम जो हमें करना चाहिए, और नैतिक वर्ड में अंतर है। और नैतिक का मतलब होता है जो हमें नहीं करना चाहिए, नैतिक का मतलब होता है हमारा नैतिक कर्तव्य, दूसरों को मदद करना, किसी को बारे में बुरा ना सोचना, किसी को हेल्प करना, ये हमारा नैतिक कर्तव्य है। ये चीज़ें तो कह रहा है कि भैया भारतीय सभ्यता का हमेशा पावर है, क्षमता है, हमेशा इस बातों पर ज़्यादा मोटो रहा है कि भैया नैतिकता का विकास किया जाए ये मानव में। मॉडर्न सिविलाइजेशन इज वर्शिप ऑफ द मटेरियल, सही बात है। आधुनिक ज़माना में जितने भी चीज़ें बनावटी चीज़ों को ज़्यादा मानने लगा है, सही बात है। पहले के ज़माना में पत्थर को भगवान, पहले के ज़माना में वास्तव में पहले के देखते थे पत्थर के भगवान आता था, शिव जी के, मान के चलिए पत्थर को पूजा करते थे। आज के ज़माना में फोटो आ गया, बनावटी आ गया, फोटो लग टांग देता है, ऊपर पूजा वूजा होता है, देखते हैं ना। शंकर जी का भी एक प्रकार के आता है मेला में, पर एहन बना रहेगा, एहन देखिए शंकर जी को, देखिए एहन वाला शंकर जी का बना रहता है, एक बार नाग बाबा के एना बना दिया रहता है, देखिए फोटो वाला शंकर भगवान देखे होंगे। तो बनावटी चीज आ गया है, तो इसी वही बात यहाँ पर भी बोल रहा है कि आज का जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है इज वर्शिप ऑफ मटेरियल, यानी कि आप बनावटी चीज़ों को पूजा करता है, बनावटी चीज़ों में विश्वास रखता है। और नीचे एक लाइन कहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखिएगा, इसको याद ही कर लीजिएगा कि देखिए हर एक, जैसे हम लोग क्रिकेट खेलना सीखे ना, इंग्लैंड से सीखे। इंग्लैंड टोटल 71 देशों पर शासन किया था, और जो देश पर शासन किया था उन सारे देश, जो भी देश पर शासन किया था उस सब देश ने कुछ, यानी कि जब हम पर कोई भाई, अगर मान के चलिए हम पे कोई ना कोई अगर शासन कर रहा है, हम किसी के अंडर में काम कर रहे हैं, तो उसका गुण जरूर थोड़ा बहुत सीखेंगे, वही बात है। तो कोई भी देश पर कोई शासन करता तो वहाँ अपना गुण छाप छोड़ जाता था। तो यूरोप के लोग, पीपुल ऑफ यूरोप के लोग लर्न में सीखा देयर लेसन, अपना पार्ट फ्रॉम द राइटिंग, लिखने की कला ग्रीस और रोम से सीखा। ये बात की याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि यूरोप वासी जो लोग हैं उन्होंने यूरोप से एक बात याद आ रहा है, याद है आपको, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में पाया जाता है? यूरोप के लोगों में बोलचाल की कला आपको बातचीत चैप्टर में पढ़ने को मिला होगा। तो वहाँ से वो छोटी बात एक अलग, यहाँ बोले यूरोप के लोगों में, यूरोप के लोग जो लिखने की कला है वो ग्रीस और रोम के लोगों से सीखा है, ठीक है ना। चलिए अगला कहता है, अगला कि द प्लेन लिविंग, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, प्लेन लिविंग जहाँ पर सिंपल लिविंग भी रह सकता है, प्लेन लिविंग एंड सिंपल थिंकिंग, साधारण रहिए, ऊंचा सोचिए। गांधी जी के देख रहे थे धोती कुर्ता में है, लाठी लेके है, लेकिन सोच देश के आज़ाद करा दिया। तो वही बात है कि प्लेन लिविंग और हाई थिंकिंग, भले साधारण रहिए लेकिन ऊंचा सोचिए, यह हमारे भारतीय सभ्यता का उद्देश्य है। किसका उद्देश्य? भारतीय सभ्यता सोचता है भैया भले साधारण रहिए लेकिन आपके सोच बड़ी होना चाहिए। ये बात ना कि खाली गाना खाली सुनने गाना में सुने खाली झमकौला से हुई, तो वो वाला बात ना। तो भाई खाली नहीं, इधर उधर से ना कहे का मतलब डिस्टेट से कोई चीज़ नहीं होता। आप जब तक थिंकिंग
पावर अच्छा नहीं है, आप भले केहनो देखने में वैसे माधुरी दीक्षित ही कहलाना है, आपका थिंकिंग पावर बेस्ट है। कहे का मतलब है कि आपका थिंकिंग सबसे बेस्ट होता है, ठीक ना। तो इस बात को याद रखिएगा। कह रहा है कि यहाँ पर प्लेन लिविंग, साधारण भले रहिए, देखने में साधारण है लेकिन आपका अगर विचार उत्तम है, आपका थिंकिंग पावर सोच है, तो समझिए कि ये तो खैर भारतीय सभ्यता से आप तो जुड़े हुए ही, लेकिन आप अपने आप के अलावा समाज का विकास जरूर करेंगे, ये बहुत बड़ी ज़रूरी है। तो सिंप्लिसिटी में रहना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक ना। चलिए अगला कहता है प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग। प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग ये भारतीय सभ्यता का उद्देश्य था, और ये वेस्टर्न फिलोसफर का मानना था। देखिए वेस्टर्न फिलोसफर का मानना का मतलब क्या होता है समझिए। देखिए कहे का मतलब ना कि ऐसे समझिए, हम क्या कहें आपको, जैसे कि ना ऐसे समझिए, हम इसको ऐसे याद रखवा दिए कि देखिए जैसे कि मान के चलिए भारत के कुछ लोग हैं, ठीक ना, कुछ दार्शनिक लोग हैं। दार्शनिक का मतलब जानते हैं, फिलोसफर का मतलब होता है कि एक देश से दूसर का देश में जाना, उसके सभ्यता संस्कृति के बारे में पता लगाना और अपना देश में आकर उसका विकास करना, उस चीज़ों को अपनाना। तो भारतीय जो सभ्यता संस्कृति वाले भारत के जो इस प्रकार के लोग थे, दार्शनिक लोग थे, वो सभी देशों को जब भ्रमण किए, तो भ्रमण करते थे तो वो सभी जगह से अच्छी अच्छी चीज़ों को सीखते थे। तो आपको पता है जीन्स उन पहनने ओढ़ने की जितना कला है ना, यूरोप के लोगों का ये चीज़ें हैं, भारत के लोगों की चीज़ है ही नहीं। जितना जीन्स उन्स आया है नया, जीन्स सूट ये सब टी शर्ट जितना, वो सब यूरोप के लोग हैं। धोती कुर्ता ये सब हम लोग का पुराना है, मानते हैं ये भी है, वैसे तो अरबी से आया है लेकिन फिर भी बात कर रहे हैं कि ये चीज़ें है पुराना। लेकिन जीन्स जो नया ट्रेंड आया है ये कहाँ से, यूरोप के लोगों से हैं। हाँ, तो वहाँ के लोग दिखावटी बना रहते हैं, भले दिखावट में बहुत अच्छा है लेकिन सोच अच्छा नहीं है। लेकिन यही जब भारत के लोग, भारत के जो दार्शनिक लोग पश्चिमी देश में जब गया, यानी उसी को लिखे, देख रहे हैं यहाँ पर लिखे वेस्टर्न फिलोसफर, भारत के वैसे विद्वान, वैसे दार्शनिक लोग जो पश्चिमी देशों में जाकर अपने वहाँ के संस्कृति के बारे में पता लगाया, वही आकर कहा कि नहीं, हम लोग भले रहेंगे साधारण, अपना उच्च सोचा रखेंगे, सोच ऊंचा रखेंगे, ये हमारी सभ्यता का कहना है। और वहाँ जब इन्होंने देखा था कि भैया हाई फाई आदमी है लेकिन सोच ऊंचा नहीं है, ठीक ना। तो यही बात है कि भारत का जो इस प्रकार लोग थे जो सभ्यता संस्कृति की एक जगह दूसरा देश के आधान पर, यानी कि पता लगाते थे, वो कहते हैं उसका मानना था कि हम लोग भारत के सभ्यता का तो ये तो उद्देश्य है कि साधारण रहिए, ऊंचा सोचिए। प्लस ये बात किसका मान, ये कौन बात ये बोला, तो वेस्टर्न फिलोसफर लोग जो कहे कि जो पश्चिमी देश में जाकर वहाँ के सभ्यता का पता लगाता था, वो भी इस बात को कहे, ठीक ना। इंडियन सिविलाइजेशन इज बेस्ड ऑन बिलीव इन गॉड। सही बात है, भारतीय सभ्यता भगवान में बहुत विश्वास रखता है, आज भी भगवान के, आज भी भारत के 98% लोग भगवान में विश्वास रखते हैं, ठीक ना। तो याद रखिएगा। और तो इंडियन सिविलाइजेशन बेस्ड ऑन बिलीव इन गॉड, भगवान में बहुत विश्वास रखते हैं भारतीय सभ्यता। सिविलाइजेशन हमें एक दूसरे से फ्रेंडली पूर्वक रहना सिखाता है, यह बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि मित्रता पूर्वक रहना सिखाता है। सिविलाइजेशन हमें ड्यूटी तो सिखाता है, हमें कर्तव्य तो बताता ही है, पाथ ऑफ द ड्यूटी। सिविलाइजेशन का मतलब है कर्तव्य का रास्ता, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है उसका एक रास्ता है। तो सिविलाइजेशन हमें कर्तव्य सिखाने के साथ साथ हमें मित्रता पूर्वक रहना सिखाता है। सिविलाइजेशन का परिभाषा है, देखिए सिविलाइजेशन पूछेगा व्हाट इज सिविलाइजेशन, तो यही परिभाषा लिखेगा, सिविलाइजेशन इज द डैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट आउट द मैन पाथ ऑफ द ड्यूटी। सिविलाइजेशन वह रास्ता है, वह जरिया है, वह एक प्रकार का तरीका है जिससे लोग अपने कर्तव्यों को, रास्ता को सीखते हैं, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, एक जरिया है सिविलाइज सभ्यता, ठीक ना। कहीं भी सिविलाइजेशन वर्ड मिले, हिंदूज वर्ड मिले, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव है। रेस्टलिस्ट वर्ड मिले, स्मॉल विलेज वर्ड मिले, सिविलाइजेशन मिले, एंसेस्टर्स मिले, होम रूल मिले, समझिएगा ये चैप्टर भारत इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर से दिया गया है। द मोर वी इंडल्ज इन आवर पैसन, जितना हम लोग अपने इच्छाओं को बढ़ाएंगे, हम लोग उतना अनब्रिडल रहेंगे, हम लोग उतना अनसेटिस्फाइड रहेंगे, हम लोग उतना बेचैन में रहेंगे, ठीक ना। सही बात है, हम लोग भाई जितना अपना पैसन, इच्छा, चाह को बढ़ाएंगे, हम लोग उतना असंतुष्ट रहेंगे, उतना बेचैनी रहेंगे, अनब्रिडल रहेंगे। क्लियर है, याद रखिएगा। चलिए अब बाकी हम 1 समझा चुके हैं, 2 समझा चुके हैं, 3 समझा चुके हैं। अब नेक्स्ट हमको लाना है, देखिए क्या क्या समझाना है। 3 समझा चुके हैं हम, इसको समझाना रह गया, कौन सा समझा पता है, 4। हाँ, इसको तुरंत पढ़ लीजिए, 2 बार देख लीजिए, 1-2 बार, और जाकर टारगेट लगा लीजिए। एक 4 समझाना है, 4 के बाद हमको 1 समझाना है, 5 समझाना है, 5 के बाद एक हमको समझाना है 7, 5 के बाद हमको लग रहा है 6 समझा चुके हैं, 6 के बाद हमको 6 समझा 4 5 के बाद 7 समझाना है, 7 के बाद 7 के बाद 7 के बाद ना 7 के बाद ना 7 के बाद 8 समझाना है, 8 के बाद 9 समझा चुके हमको याद है। हाँ, से बेंजी वाला समझा चुके हैं। 9 के बाद एक 10 समझाना है, बस एक 10 समझाना है, यानी कि टोटल क्या है वो, हमको समझाना रह गया अब आपको 4 गो समझाना रह गया, हम 4 को 5 समझा देंगे, खत्म कर देंगे। थैंक यू सभी को, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इस प्रकार सारा वीडियो आता रहेगा, हर एक सब्जेक्ट का अपलोड रहेगा।